Welcome friends for the part 5 of chapter set। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। इसकी हिस्ट्री है कि भाई जॉन वेन करके एक मैथमेटिशियन था, उसने ये बताया कि भाई हम जो सेट के बीच में जो डिफरेंट सेट हम जनरेट करते हैं उसके बीच में रिलेशन हम डायग्राम से दिखा सकते हैं। तो उसने उसका रास्ता बताया कि हम डायग्राम थ्रू के सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस डायग्राम का नाम रख दिया वेन डायग्राम। उसका मैथमेटिशियन का पूरा नाम था जॉन वेन, तो उसमें से उसका वेन सरनेम का यूज करके वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए। तो वेन डायग्राम में एक्चुअली में होता क्या है, तो वेन डायग्राम में रेक्टेंगल्स और क्लोज कर्व मतलब के सर्कल्स यूज होते हैं। रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, सर्कल, ये यूज होते हैं। ठीक है। और जनरली जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, यूनिवर्सल सेट, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा रेक्टेंगल से। और यूनिवर्सल सेट के अंदर उसके जो सबसेट होते हैं ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सारे सबसेट्स होते हैं उसको मैं डिफरेंट सर्कल से यूज करूंगा। ठीक है। और जो उसके मेंबर्स है, या जिसको आप बोल दो कि भाई एलिमेंट्स, ठीक है, वो कहां आएंगे, इन द सर्कल। ठीक है, समझ में आया? वापस रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स का यूज करके वेन डायग्राम बनते हैं। क्लियर है? यूनिवर्सल सेट जो बनेगा वो रेक्टेंगल से बनेगा, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सबसेट है वो उस रेक्टेंगल के अंदर मैं सर्कल बनाऊंगा। ठीक है। और एलिमेंट्स जब पुट करने तो वो सर्कल के अंदर एलिमेंट पुट करूंगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चल। मान लेते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके अंदर मैंने एक सेट डिफाइन किया, वो है 1 2 3। ठीक है। तो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट, सारे मेंबर्स इसके अंदर आएंगे। सर्कल है 1 2 3, ये सेट ए है, तो इसको मैं यहाँ पे कहीं पे भी नाम दे सकता हूँ ए। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। कहीं पे भी आप दिखाओ एलिमेंट उसके अंदर, सर्कल के अंदर। सर बाकी के एलिमेंट्स कहाँ रखेंगे? अगर मैंने बाकी के एलिमेंट्स सर्कल के बाहर होंगे, क्योंकि वो कहीं, उसके लिए मैंने कोई दूसरा सेट नहीं दिखाया, तो उसको आप यहाँ पे कहीं पे भी दिखा सकते हो। 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्लियर है वेन डायग्राम क्या चीज है ना? बस। तो वेन डायग्राम में वैसे तो बहुत सारी चीजें आएगी, लेकिन वो आपको धीरे धीरे जब जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो हम करेंगे वेन डायग्राम के साथ। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स विथ वेन डायग्राम। ठीक है, विथ वेन डायग्राम। ऑपरेशन ऑन सेट्स आपने अलजेब्रा पढ़ा, ठीक है, नंबर्स। तो नंबर्स के ऊपर आपने ऑपरेशंस किया ना, कौन से
एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, तो वैसे इसके ऊपर भी ऑपरेशंस आते हैं। अब हम उसकी बात करें, सर इसमें कौन से ऑपरेशंस आएंगे? पहला ऑपरेशन यूनियन। यूनियन मतलब क्या? यूनियन ऑपरेशन मतलब कि आप कोई दो सेट के बीच में अगर यूनियन ऑपरेशन करते हो, कोई दो सेट के बीच में यूनियन ऑपरेशन करते हो, ठीक है, तो उन दोनों के सारे एलिमेंट आपको ले लेने होते हैं। कोई भी एलिमेंट वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर उन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन है या एक से ज्यादा एलिमेंट कॉमन है, तो आपको उनको एक ही बार लिखना है। बट ए के भी सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, सेट ए के भी, और सेट बी के भी सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, ठीक है। उसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रहा हूं कि लेट ए एंड बी टू सेट्स, ठीक है, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट C which consists of all those elements which are either in A and B, ठीक है, इंक्लूडिंग those which are in both, ठीक है। और A यूनियन B का मैथमेटिकली मैं कैसे लिख सकता हूं? ये उसका सिंबल है। हम यूनियन के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो ये है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये जो U है ब्रॉडन U बोलते हैं इसको, ब्रॉडन U, और यूनिवर्सल सेट में हम थोड़ा ऐसा लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये एक डिफरेंस है। ये यूनिवर्सल सेट का है और ये यूनियन का है। A यूनियन B, यहाँ पे A यूनियन B, ठीक है, इज इक्वल्स टू X, whereas X belongs to A, और यहाँ पे हम बात करेंगे और X belongs to B। और लिखा मतलब क्या कि A के भी सारे मेंबर आएंगे और B के भी सारे मेंबर आएंगे, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन है, आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। सपोज के A इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 है, B इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 6 8 10 12। अब A यूनियन B करूंगा तो वो भी तो एक सेट ही होगा। यहाँ पे डेफिनेशन में था ना कि A यूनियन B करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक सेट आएगा, जो आंसर आएगा वो भी एक सेट आएगा। तो इसको मैं एक सेट C करके भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है, पर जरूरी नहीं है वो नाम हर बार देना। तो आप प्रीफर करो कि A यूनियन B ही रहने दो, ठीक है। तो और मैंने क्या बोला था डेफिनेशन, वो याद करो कि दोनों के अंदर के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, जो कॉमन है वो भी आ जाने चाहिए, बट सारे एलिमेंट एक एक बार ही होने चाहिए। 2 4 6 8 6 8 बी में भी है पर यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। 10 12 सिंपल है। कुछ डिफिकल्ट लगा आपको? इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं। यूनियन अब आई थिंक सो आपको समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल देखना है आपको, चलो देखते हैं। सपोज के सेट D बराबर है AEIOU, ठीक है, और सेट E बराबर है AIU, तो इसका यूनियन लिखना है। तो D यूनियन E क्या आएगा बोलो?
ई आई ओ यू तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। ए अंदर आ गया, आई अंदर आ गया, यू अंदर आ गया, खत्म। समझ में आया? क्लियर है? गुड। ठीक है, इसी के अंदर दूसरा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर इंटरसेक्शन। दूसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन, जिसका सिंबल है ये उल्टा यू जैसा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन में लिख रहा हूं यहां पे, the intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. That means A intersection B is equals to X, whereas X belongs to A and X belongs to B. यहाँ पे एंड आ गया, उसमें और था। और का मतलब है या तो इसमें से या तो इसमें से, पर दोनों में से मतलब लेके आओ। और इसमें इसका मतलब है दोनों के अंदर कंफर्म होने चाहिए वही एलिमेंट। मतलब इसमें दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, उसी को हमें आंसर में सेट के अंदर लिखना है। समझ में आया? ठीक है सर, अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो है ना, तो भी तो सेट बनेगा ना। कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं निकला, ऐसे सेट को क्या बोलेंगे जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं? याद करो, एम्प्टी सेट, नल सेट आंसर में आएगा। समझ में आया? तो इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको दोनों के वेन डायग्राम समझा देता हूं। तो एग्जाम्पल पहला, A is equals to 1 2 3 4 5, B is equals to 4 5 6 7। तो A इंटरसेक्शन B, दोनों में जो कॉमन हो वैसे एलिमेंट कौन से है? तो के 4 5, बस तो ये। ठीक है, सपोज D is equals to A B C D, E is equals to G H I। कुछ कॉमन लग रहा है आपको? कुछ भी कॉमन नहीं है तो नल सेट, खत्म, इंटरसेक्शन जीरो है, कुछ आया नहीं। अब दोनों के वेन डायग्राम देख लेते हैं। दोनों के वेन डायग्राम में क्या फर्क है वो ध्यान से देखना। यहां पे मैं यूनियन का वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो यूनियन का वेन डायग्राम क्या होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इंटरसेक्शन का। ठीक है, दो सेट है A और B, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे आएगा 6 7 और 8। ये A है, ये B है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये B है। सेम सिचुएशन दोनों में है, यहाँ पे यूनियन लिया है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया है। तो यहाँ पे A यूनियन B क्या आएगा आंसर में? आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर में आएगा, क्योंकि दोनों के सारे एलिमेंट आ जाएंगे विथ कॉमन, और वो भी एक ही बार रिपीट होंगे। और A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? A इंटरसेक्शन B आएगा 4 and 5, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन कौन से है? 4 and 5। तो वापस अगर आप भूल जाओ तो याद रखना। अब मुझे A यूनियन B दिखाना है, तो सारे एलिमेंट्स अंदर आ गए। ठीक है, सारे एलिमेंट्स अंदर आ गए मतलब मुझे पूरे को हाईलाइट ही करना है बस। ये पूरे को मैंने हाईलाइट कर दिया, ये हो गया मेरा A यूनियन B। क्योंकि सारे एलिमेंट आ गए तो मैं उसको हाईलाइट करूंगा। ठीक है,
ए इंटरसेक्शन बी में आंसर खाली 4,5 है। गुड, आप होशियार हो, आप लोग समझ गए कि भाई इसमें खाली जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना वही पार्ट आपको हाईलाइट करना है। अब समझ में आया? जो ऑपरेशन हुआ और जो आंसर में आया वो देखोगे वो एलिमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, तो उतने पोर्शन को आप हाईलाइट करोगे वेन डायग्राम के अंदर और उसको आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर में पीछे से वर्ड प्रॉब्लम आते हैं जो अगर आपको वेन डायग्राम आता है तो आप एकदम इजीली सॉल्व कर पाओगे। और चिंता मत करिए, मैं आपको वेन डायग्राम से बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स एकदम इजी मेथड से कैसे सॉल्व करना वो आपको जरूर सिखाऊंगा। चलिए आगे। अब दो छोटे टॉपिक बाकी है। पहला प्रॉपर्टीज आती है दोनों की, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। पता है हमने एडिशन के ऊपर हम प्रॉपर्टी देखी थी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ऐसी प्रॉपर्टीज हम देखते थे, अगर आपको याद हो तो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव ये सब, तो वैसी प्रॉपर्टीज इसमें भी है। यूनियन के लिए देख लेते हैं पहले, ठीक है? अभी हम बात कर रहे हैं यूनियन के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी करेंगे तो आंसर में मिलेगा बी यूनियन ए। कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि अगर मैं 1 2 3 लूं और 4 5 लूं तो 1 2 3 4 5 अगर मैं बी यूनियन ए करूं या ए यूनियन बी करूं, दोनों में आंसर सेम आएगा। इसको अभी समझाने में मैं टाइम नहीं निकालूंगा क्योंकि आपको ये समझ में आता है। और ये एसोसिएटेड है, वो a प्लस बी बराबर b प्लस ए जैसा है ये, ठीक है? 3 प्लस 2 और इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, दोनों में आंसर 5 आता है। ये एडिशन जैसा है थोड़ा। फिर ये a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल्स टू a यूनियन b यूनियन c। ये भी आपने किया था। 2 प्लस 3 ब्रैकेट में लो प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 5। ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ। ये भी आपने पढ़ा था। ठीक है? फिर थर्ड, ए यूनियन 5 बराबर ए। ए का नल सेट के साथ यूनियन किया जाए तो आंसर में हमें क्या मिलेगा? पूरा ए। क्यों सर ऐसा? क्योंकि देखो यूनियन मतलब क्या, यहाँ पे दोनों सेट के एलिमेंट सारे आ जाने चाहिए। तो 5 के पास तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली जो ए के एलिमेंट है वही वापस हमें आंसर में मिलेंगे। ठीक है? तो हम 5 को क्या बोलेंगे कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या है इसका कि 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। जैसे 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ द एडिशन, ऐसा हम पढ़े थे जब छोटे थे तब। 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन एंड 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? फोर्थ लॉ, अगर हम a का a के साथ ही यूनियन करें तो सर क्या मजाक कर रहे हो, आंसर तो वही आएगा। हाँ तो वही आएगा, a का a के साथ यूनियन करेंगे तो आंसर वही आएगा। इसको बोलते हैं इडेम्पोटेंट लॉ। किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन किया जाए तो वापस वही सेट मिलेगा। 5 यूनिवर्सल सेट ले लो और उसका a के साथ आप यूनियन करो तो आंसर में क्या आएगा? तो आपको आंसर में वापस कौन सा बड़ा वाला सेट मिलेगा, छोटा वाला सेट मिलेगा? अभी तक तो आपको पता चल गया होगा
कि यूनियन ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि आप कोई बड़े सेट का छोटे सेट के साथ यूनियन करो तो आंसर में बड़ा सेट ही मिलता है। इसमें बड़ा कौन सा होगा? यूनिवर्सल होगा। तो आंसर में क्या मिला? यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन भी आती है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब क्या? कम्यूटेटिव लॉ है। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आप ए इंटरसेक्ट बी करके आंसर लाओ कि बी इंटरसेक्ट ए करके आंसर लाओ, दोनों सेम ही होंगे। ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। ए और बी का इंटरसेक्शन करो, फिर जो आंसर आया उसका सी के साथ इंटरसेक्शन करो, आपको एक आंसर मिलेगा, ठीक है। फिर पहले बी इंटरसेक्ट सी कर लो, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करो तो आंसर आएगा। इन तीनों सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो आप कोई भी तरह से घुमा फिरा के करो। इन तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो तो आप कोई भी ऑपरेशन पहले इंटरसेक्शन में करो, ए इंटरसेक्शन बी पहले करो कि बी इंटरसेक्शन सी पहले करो, आपको तीनों के कॉमन एलिमेंट तो लास्ट में सेम ही मिलने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। फिर फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन, मतलब नल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं, उसका इंटरसेक्शन जिसके पास एलिमेंट है उसके साथ करोगे तो आंसर में नल सेट ही मिलेगा। यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन, अब आपको पता चल गया होगा यहां तक में कि इसमें आंसर में इंटरसेक्शन में आंसर में आपको दो सेट ले कंपैरिजन में तो आंसर में आपको छोटा वाला सेट ही मिलेगा, वो सेट को रिड्यूस कर देता है। तो यूनिवर्सल सेट का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा आपको? ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए, इडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। किसी भी सेट का उसके साथ खुद के साथ इंटरसेक्शन करो तो वापस वही सेट मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये कुछ नया आया, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी करो, बी यूनियन सी, तो क्या होगा? ये ए इंटरसेक्ट है, ये पहले इसको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन की साइन आएगी, फिर जाके ये इसको मिलेगा तो ए इंटरसेक्शन सी। दैट लॉ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब जल्दी से आज के दो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, फिर कल के वीडियो में हम इसके सम्स करेंगे। तो इसके लास्ट टॉपिक में है, लास्ट दो टॉपिक है जिसमें है डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो थर्ड टॉपिक है ये, द डिफरेंस of the sets A and B in this order is the set of elements which belongs to A but not to B। इसको कैसे लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ ए एंड बी को A माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब है कि एलिमेंट A में होंगे, ऐसे एलिमेंट जो A में है बट B में नहीं है। कैसे एलिमेंट? which are elements which are in set A but not in
बी, ये तो डेफिनेशन में लिखा ही हुआ है, पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखा, एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए बट नॉट इन बी। मतलब ये किसके लिए, पर्टिकुलर ए माइनस बी। अगर मैं बी माइनस ए लिखूं तो ये उल्टा हो जाएगा, इफ आई राइट बी माइनस ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स विच आर इन सेट बी एंड नॉट इन ए। अब हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेके इस चीज को फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज A is equals to 1 2 3 4 5 6, B is equals to 2 4 6 8 है। तो फाइंड आउट A माइनस बी एंड B माइनस ए। A माइनस बी मतलब A में है B में नहीं है, ऐसे एलिमेंट A में है 1 B में नहीं है, तो 1 आएगा आंसर। दोनों के अंदर जो कॉमन है वो तो लिखना ही नहीं है, ए और बी भी दोनों में वो नहीं लिखने, खाली ए में ही है और बी में नहीं है, वैसे समझ में आया ना। तो ए में है बी में नहीं है, 3 ए में है बी में नहीं है, तो वो आंसर में आएगा। ये दोनों वापस कॉमन हो गए, जो कॉमन हो गए वो तो आंसर में आएगा ही नहीं, ठीक है। 5 इसमें है इसमें नहीं है, ठीक है, 6 दोनों में है। और 8 क्या करोगे 8 के बारे में, 8 खाली बी में है ए में नहीं है, तो वैसे नहीं लिखना अपने को, छोड़ दो, खत्म, आंसर हो गया। समझ में आया। ए माइनस बी मतलब क्या, खाली ए में जो है और बी में नहीं है, वैसे, ठीक है। अब बी माइनस है तो पहले बी को देखने का फिर ए को देखने का। 2 इसमें है, दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, 8 ही ऐसा है जो बी में है और इसमें नहीं है, तो आंसर आएगा बी माइनस ए बराबर ए। समझ में आया, इजी है, ठीक है। कल हम इसके बहुत सारे सम्स करेंगे, डोंट वरी। चलिए लास्ट एक देख लेते हैं, जो कि है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। भाई ये टेक्स्ट बुक में इतना आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो है मैं दूसरी बुक्स जो हम रिफर करते हैं एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए, मैं उस बुक्स में से ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ये क्या है, तो इसका मतलब होता है कि a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन। क्या, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन अगर करूं तो हमें दो सेट के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। अब इसको मैं कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, देखो जैसे कि a बराबर, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 1 3 5 6 7 8 9 है, और यहाँ पे पहले करूंगा a माइनस बी, तो a माइनस बी का आंसर क्या आएगा बताओ। 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8, तो खाली 2 आएगा। और बताओ और कोई आएगा, a माइनस बी, 4 इसमें नहीं है तो 4 आ जाएगा। b माइनस ए का क्या आंसर आएगा, b माइनस ए, 1 इसमें है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, 6 दोनों में है, 7 दोनों में, 8 दोनों में, 9 इसमें नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 9। तो अब मैं a सिमेट्रिक डिफरेंस विथ b, the symmetric difference of a with b is equals to a minus b union b minus a, इन दोनों का यूनियन, तो आंसर आएगा 2, 4, 9। बस इतना ही है, समझ में आया। अब इन दोनों के जल्दी से वेन डायग्राम समझ लेते हैं। चलो a माइनस बी का वेन डायग्राम क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट जो खाली a में है b में नहीं है और कॉमन भी नहीं चाहिए,
ऐसे एलिमेंट जो खाली ए में है, कॉमन तो हम ऑलवेज निकाल ही देते हैं, ठीक है। तो इसका अगर वापस समझना है एग्जाम्पल के साथ तो मैं आपको वापस समझा देता हूं एक कि a बराबर 1 2 3, b बराबर 2 3 4, ठीक है। तो a माइनस बी क्या आएगा, आंसर आएगा खाली 1। तो यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट करते समय 1 आएगा, 2 3 कॉमन है और 4 यहाँ पे आएगा। तो a माइनस बी क्या आया 1। तो मैं किसको हाईलाइट करूंगा, पूरे a को, बट कॉमन वाला पार्ट नहीं लूंगा और ये वाला पार्ट नहीं लूंगा। समझ में आया। वैसे ही b माइनस ए अगर करूं तो क्या आएगा, b माइनस ए रिप्रेजेंट करना हो तो क्या आएगा, होशियार हो आप लोग। तो b माइनस ए में खाली b को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और सिमेट्रिक डिफरेंस अगर मैं ले लूं तो क्या आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या कि भाई a माइनस बी का यूनियन होता है b माइनस ए के साथ। ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं। ये उसका वेन डायग्राम है, ठीक है। तो समझ में आया, a माइनस बी का वेन डायग्राम ऐसे आएगा, b माइनस ए का वेन डायग्राम ऐसे आएगा, और the symmetric difference of a with b will be this Venn diagram. Okay, so that's it for today's session. Thank you for watching my video. Keep subscribing my channel and keep spreading about my channel. Thank you very much.